तो मूड मीटर की शुरुआत आज उस बड़ी खबर से जिसमें एक तरफ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों को लागू करने का जवरिया जिद दिख रहा है और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों के नाम पर सरकार को धमकाने की शातिर कोशिश। मुद्दा मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी के बयान का है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के मजहबी हक का सवाल उठाया और केंद्र सरकार से पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग की। पैगंबर इस्लाम बिल के नाम से जरा धोखा मत खाइए, ये असल में वही शर्मिंदा कानून है जो दुनिया के उन कट्टरपंथी इस्लामिक देशों में लागू है जहां शरिया सबसे सर्वोच्च है, सारे मानवाधिकारों से ऊपर है। ये वही मामला है जिसके आरोप में घिरने भर से कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ सरतन से जुदा वाले नारे लगाने लगती है, सर कलम करने की सजा देने की जिद करती है और फिर कई बार मॉब लिंचिंग पर उतर आती है। इस निंदा कानून वही कानून है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचआरसी भी कह चुका है कि यह इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिम आबादी को टारगेट करने का सबसे मजहबी हथियार बन चुका है। अब सवाल यह है कि जो हिंदुस्तान संविधान से चलता है वहां पैगंबर इस्लाम बिल लागू करने की जरूरत क्यों है? ऐसे कानून की मांग क्यों जिसे नफरत का हथियार बनाने की मिसाल दुनिया भर में दिल दहलाती रही? क्या संविधान के जरिए हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कराने की कोशिश हो रही है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे भी गंभीरता से समझिए। और इसको समझना है तो सबसे पहले मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी का वो बयान सुनिए, उनके तेवर और अंदाज पर गौर करिए और खुद से भी सवाल करिए कि क्या पैगंबर इस्लाम बिल की मांग हिंदुस्तान में शरिया कानून की बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश नहीं है? कोई भी सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को मंजूर नहीं है, इसलिए कि वो सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। और चाहे राज्य सरकार काम करे या केंद्र की सरकार काम करे, तो वो जो भी शरीयत में मुदाखलत करेगा उसको मुसलमान मंजूर नहीं करेगा। राज्य सरकारों में के लिए ये कहा गया है मुस्लिम एजेंडे में कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी कंडीशन में पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए, केंद्र सरकार पैगंबर इस्लाम बिल पास करे। तो सुना आपने, शहाबुद्दीन रिजवी का असली मकसद एजेंडा आपको समझ में आ रहा होगा। जिस देश में लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक के लिए समान अधिकार है, जहां सबके हितों की सुरक्षा के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, वहां यह मौलाना कह रहा है कि शरिया में दखल मंजूर नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पैगंबर और इस्लाम की शान में गुस्ताखी का एजेंडा जवरिया खड़ा किया जा रहा है? यानी असली मकसद किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान में शरिया की एंट्री करवाना। इस जिद के लिए धमकी वाले किस लहजे का इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना रिजवी की जुबान से उसे सुनिए और तब आप समझ पाएंगे। आज की हुकूमतों को और सेंट्रल की हुकूमतों को हम हिदायत देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ न करें। हम अपनी व्यवस्था खुद कायम करने की ताकत रखते हैं और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हम जरूर अपनी व्यवस्था खुद कायम करेंगे। तो रिजवी का दुस्साहस देख रहे हैं आप, सरकारों को हिदायत दे रहा है कि मुसलमानों के मामले में दखल न दें। और रिजवी के मंसूबे के तो खैर कहने ही क्या है, कह रहा है कि वो दिन जरूर आएगा जब वो अपनी व्यवस्था खुद कायम करेंगे। और जरा सोचिए कि जब वो दिन आएगा तो व्यवस्था कौन सी होगी? जाहिर है वो व्यवस्था शरिया राज की व्यवस्था होगी और पैगंबर इस्लाम बिल उसकी शुरुआत है। हिंदुस्तान का कट्टरपंथी जमात इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि अगर हिंदुस्तान में शरिया की जगह बनानी है तो पैगंबर इस्लाम बिल इसका सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। ये बात क्यों कही जा रही है और उसके क्या प्रमाण नए और पुराने इतिहास में मौजूद हैं, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पहले पैगंबर इस्लाम बिल के बारे में जरा जान लीजिए। इस्लाम के पैगंबरों की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। किसी को निंदा, आलोचना या टिप्पणी का अधिकार नहीं होगा। धार्मिक किताब पर टिप्पणी या उसे अपवित्र करने की सजा मिलेगी। इस्लाम की धार्मिक भावना को
ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें होंगी, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे शरिया के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। यह है पैगंबरे इस्लाम का बिल का मजमून। सवाल यह है कि भारत में पैगंबर इस्लाम बिल की जरूरत क्यों है? ऐसे कानून की मांग क्यों जो नफरत फैलाते हैं? क्या हिंदुस्तान में शरिया लागू कराने की इसके जरिए कोशिश हो रही है? यह तो पैगंबर इस्लाम बिल का एक खाका भर है जिसे अभी हमने आपको बताया, लेकिन हकीकत में यह कानून दुनिया के कट्टर इस्लामिक देशों में किस शक्ल में लागू है, किस रूप में लागू है, एक बार आपको वो भी जानना चाहिए। मिसाल के लिए पाकिस्तान में इश्क निंदा कानून को ले लीजिए। आपको बताते हैं कि इश्क निंदा कानून में क्या क्या गिना जाता है। जो यहां अगर कानून बनाने की मांग की जा रही है तो वो बहुत सारे प्रावधान तो उसमें होंगे ही। उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं जो पाकिस्तान में इश्क निंदा कानून है। उसमें पैगंबर की तस्वीर बनाना और दिखाना भी अपराध है। पवित्र मजहबी किताब पर टिप्पणी करना, उसका अपमान करना, किसी तरीके से उसका नुकसान करना, यह भी अपराध है। इस्लाम से जुड़ी धार्मिक भावना का अपमान भी जुर्म है। अपमान के इरादे से धर्मस्थल पर टिप्पणी करना या धर्मस्थल को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, यह भी अपराध है। कब्रिस्तान या मजहबी जैसा कोई भी जगह जो कि मजहब से जुड़ी हुई है, उन जगहों पर अतिक्रमण, वो भी एक बड़ा अपराध है। और इस्लामिक आयोजन, धार्मिक सभाओं में किसी तरह का विघ्न डालना, यह भी इश्क निंदा कानून के तहत बड़ा अपराध है। और इश्क निंदा कानून के तहत, इसके हदीस और शरिया के तहत जो भी बातें कही गई है उसी अनुसार उसमें सजा दी जाती है। दूसरे इस्लामिक देशों में भी इश्क निंदा कानून का जो लब्बो लुबाब है, मोटा मोटी यही है, और दोषी साबित होने पर सजाए मौत का इंतजाम है। पाकिस्तान में तो इश्क निंदा कानून की आड़ में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को इस हद तक निशाना बनाया गया कि वहां अब हिंदू आबादी मुट्ठी भर बची। इसका डर दिखाकर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जाता रहा है। एक बार किसी ने आरोप लगा दिया तो समझिए कि जान के लाले पड़ जाएंगे। कट्टरपंथियों से जान बचाना मुश्किल, उत्पीड़न, धमकियां, हमले और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस और कोर्ट की क्लीन चिट मिल भी जाए तो भी जान बचाना मुश्किल है। हद तो यह है कि इश्क निंदा कानून की आड़ लेकर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की हत्याएं की जाती रही, उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया जाता रहा है। ऐसी हजारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पैगंबर इस्लाम बिल लागू करवाने के लिए हिंदुस्तान का कट्टरपंथी गैंग किस हद तक आमादा है कि वो राजनीतिक पार्टियों को अल्पसंख्यक वोटों का लालच दे रहा है, और यह सिलसिला लंबे समय से चला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मौलाना रजवी ने कहा था कि जो पार्टी पैगंबर इस्लाम कानून लाने का वादा करेगी उसे हिंदुस्तान का मुसलमान अपना वोट देगा। 2021 में महाराष्ट्र में भी यही मांग उठी थी। रजा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत बोर्ड ने तब महाराष्ट्र सरकार पर पैगंबर इस्लाम बिल लाने का दबाव बनाना चाहा था। तुष्टीकरण की सियासत करने वाली कुछ पार्टियों ने उसका समर्थन भी कर दिया था। तो पैगंबर इस्लाम बिल पास कराने के बाद हिंदुस्तान में आगे क्या हालात बन सकते हैं, उसकी मिसाल तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भी मिल सकती है आपको, और हाल में तख्ता पलट का शिकार हुआ बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शरिया राज की मांग वहां का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी कर रहा है। साल 2013 से ही वहां सख्त इश्क निंदा कानून लागू कराने की कोशिश में है, जिसमें सजाए मौत देने की मांग, लेकिन शेख हसीना सरकार ने उसे खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और यहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर या उसके खिलाफ पहले से ही कानून है, और ऐसे में इश्क निंदा कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब वो इस्लामिक देश हैं जहां इश्क निंदा पर सजाए मौत की सजा मिलती। पाकिस्तान में इश्क निंदा कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। 1980 से अब तक 50 से ज्यादा लोगों को भीड़ ने इस निंदा के आरोप में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तान के मंत्री शहबाज भट्टी और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की कट्टरपंथी गैंग ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने इश्क निंदा कानून खत्म करने की वकालत की थी।
तो हिंदुस्तान क्या ऐसे हालात के लिए तैयार है? इस निंदा के आरोप लगाकर कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतरेगी तो उन्हें कैसे संभाला जाएगा? कानून हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग की वारदातें होने लगेंगी तो उसे कौन रोक पाएगा? ये तमाम सवाल है। लखनऊ के कमलेश तिवारी और जयपुर के कन्हैया लाल की बेरहमी से हुई हत्याओं को मत भूलिए। इन्हें भी इस निंदा का आरोप लगाकर ही कट्टरपंथियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस निंदा कानून गलती से भी अगर लागू हो गया तो क्या होगा वो भी जरा समझिए। हिंदू समेत तमाम दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए आसान हो जाएगा और ये सब कुछ संविधान और कानून का हवाला देकर खुल्लम खुल्ला होगा। पैगंबर इस्लाम कानून को लागू कराने के लिए शरिया कोर्ट भी खुलेंगे, जैसा कि दूसरे इस्लामिक देशों में है। बात बात पर दंगा काटने वाली वारदातें भी बढ़ेंगी। उदारवादी मुसलमानों को इस निंदा कानून से डराकर कट्टरपंथी बनाने का खेल चल पड़ेगा और तमाम मजहबी साजिशों के कामयाब होने की जमीन तैयार होने लगेगी, जिन्हें हिंदुस्तान की अखंडता बर्दाश्त नहीं, जिन्होंने गजवाए हिंद का सपना पाल रखा है और जो हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। सोचिए कि क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है? इस स्टोरी हिंदुस्तान के उस बदलाव से जुड़ी हुई है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करेगी और बहुत सारे नेताओं की राजनीति के लिए शायद खाद पानी भी बन सकती है। क्या आपको पता है कि आज का हिंदुस्तान हर 5वें दिन एक नया अरबपति बना रहा है? अपने देश के अरबपतियों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पूरा लोकसभा चुनाव अंबानी और अडानी के नाम पर निकाल दिया। अब अगले चुनाव के लिए भी राहुल गांधी को खाद पानी मिल चुका है, क्योंकि भारत के अमीरों की जो नई लिस्ट आई है उसमें भी टॉप पर अडानी और अंबानी। हिंदुस्तान के 334 अरबपतियों की नई लिस्ट जो हुरून लिस्ट आई है उसके मुताबिक जरा कौन कौन लोग हैं, जरा टॉप 10 चेहरों को एक बार देख लेते हैं और जरा एक बार दिखाइए कि वो कौन बड़े चेहरे हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गौतम अडानी पहले नंबर पर फिर से हैं और 11,61,800 करोड़, समझिए 11,61,800 करोड़ की इनकी संपत्ति है और इस हिसाब से पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, 10,14,700 करोड़ की इनकी दौलत है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर जरा दिखाइए, तीसरे नंबर पे शिव नाडर हैं जो कि HCL के फाउंडर हैं और इनकी संपत्ति कितनी है? 3,14,000 करोड़ रुपए। तो ये है शिव नाडर, तीसरे नंबर पे हैं, टॉप 3। साइरस पूनावाला 2,89,800 करोड़ की संपत्ति है और ये चौथे नंबर पे हैं। पांचवें नंबर पे जरा दिखाइए, पांचवें नंबर पर सन फर्मा के जो मालिक हैं दिलीप सिंह भी 2,49,000 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पे हैं। छठे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला 2,35,200 करोड़ रुपए के साथ की संपत्ति के साथ छठे नंबर पे हैं। सातवें नंबर पे गोपी चंद हिंदुजा जो कि हिंदुजा ग्रुप के मालिक हैं, 1,92,700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और आठवें नंबर पर जो अरबपति हैं उसमें डी मार्ट वाले राधाकृष्ण दमानी हैं और 1,90,900 करोड़ रुपए की इनकी पूरी संपत्ति आंकी गई है। और 9वें नंबर पर विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी, 1,90,700 करोड़ की दौलत है इनके पास। और 10वें नंबर पे जो टॉप 10 में जो आखिर में आ रहे हैं वो बजाज ग्रुप के मालिक 1,62,800 करोड़ की दौलत के साथ ये 10वें नंबर पे हैं। तो ये देश के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी बताएंगे, इसमें बहुत सारी कहानियां भी है। फिलहाल ये समझिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए इस लिस्ट में भी भरपूर मसाला है। और पहला तो इसलिए क्योंकि अडानी टॉप पर हैं और उनके बारे में विदेशी एजेंसियां, जो हिंडनबर्ग ने जो कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं उसे लेकर राहुल गांधी के साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन ने बवाल मचा रखा था। दरअसल एक साल में गौतम अडानी की संपत्ति 5,65,503 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है और उनकी संपत्ति में अगर देखा जाए तो 95% का उछाल आया है। मतलब यूं समझिए कि करीब करीब 2 गुनी हो गई। गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ
95% बढ़कर 11,60,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी को अडानी की संपत्ति में आए इस उछाल को देखकर जल्दबाजी में उछलना नहीं चाहिए। अडानी परिवार की संपत्ति में तेजी शेयरों में तेजी की वजह से ज्यादा आई है। एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर, एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रा और सीमेंट और मीडिया सेक्टर में कारोबार करने वाले गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की जो आंधी से अपने कारोबार को तो बचाया ही, साथ साथ उन्होंने अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाया भी। तो जैसे राहुल गांधी ने मेहनत करके कांग्रेस को 55 से 99 तक पहुंचाया है, वैसे ही अडानी की मेहनत रंग लाई और वो सबसे अमीर बन गए। खैर, राजनीति और व्यापार दोनों का चोली दामन का रिश्ता है और बेहतर राजनीतिक माहौल, बेहतर शासन मिलता है तो कैसे कारोबार आगे बढ़ता है, ये लिस्ट उसकी भी कहानी कहती है। और ये कहानी कितनी शानदार और इंस्पायरिंग है, प्रेरक है, वो भी एक बार आपको देखना चाहिए। अपने देश के 334 अमीरों की कुल संपत्ति बढ़कर 159 लाख करोड़ रुपए हो गई। और पता है कितनी संपत्ति है? अगर आप सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की जीडीपी को जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा दौलत हमारे देश के इन अमीरों के पास है, इन 334 लोगों के पास है। और 334 लोगों के पास इतनी दौलत का हिसाब देखकर यह सवाल राहुल गांधी जरूर पूछेंगे कि मोदी जी ने तो देश का सारा पैसा अमीरों को बांट दिया है, लगता है गरीबों को इसमें क्या मिला? इसमें असमानता यानी कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई और इसका आरोप लगाएंगे। लेकिन इसका भी आपको जवाब जानना चाहिए। इन 334 अरबपतियों में 75 अरबपति ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, वो पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में आए हैं। यानी पिछले साल अपने देश में हर 5वें दिन एक शख्स अरबपति बना। मतलब इसे ऐसे देखिए कि अगर पैसे कमाने का ओलंपिक होता तो हिंदुस्तान को उसमें 75 गोल्ड मेडल मिलता, क्योंकि अरबपति बनाने की रफ्तार किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तान में 29% की रफ्तार से अरबपति बढ़े हैं, तो चीन में अरबपतियों के जो बढ़ने की रफ्तार है वो 25% घटी है, बढ़ने की बजाय घटी है। अमीरों की इस लिस्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों का ही खजाना नहीं बढ़ा, बल्कि स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी बहुत ठीक ठाक कमाई की है, अच्छी कमाई की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उसके रैंकिंग में सुधार की बात करते हैं, तो उसका इस तरीके से नतीजा दिखता है। मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान 142वें नंबर पर था और साल 2020 आते आते भारत छलांग लगाकर आज 63 नंबर पर पहुंच गया। और अब इसे सोचिए कि अब उसी कामयाबी के साथ देश के अमीरों की कामयाबी भी आपको जोड़कर देखनी चाहिए या नहीं। अमीरों की लिस्ट के बहाने आर्थिक असमानता का सवाल उठाने वालों को एक और तस्वीर देखना चाहिए। अब की बार देश के 97 शहरों में के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। देश के 97 शहरों से ये 334 अरबपति हैं। यानी अमीर बनने का जो मिशन है वो छोटे बड़े शहरों में एक रफ्तार से चल रहा है। इस लिस्ट के मुताबिक देश भर में 1539 लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए, और इनमें से 534 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 5000 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हुए सबसे नौजवान अरबपति के बारे में। भारत के सबसे युवा अरबपति हैं 21 साल के कैवल्य बोहरा और 22 साल के आदित्य पालीचा। आपको पता है लोग कौन हैं? इन दोनों लड़कों ने मिलकर साल 2020 में क्विक डिलीवरी वाला ऐप जेप्टो शुरू किया था और जेप्टो आज $5 अरब की कंपनी बन चुकी है और उसी के साथ ये सबसे अमीरों की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो गए। और ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों खुद ही बाइक लेकर लोगों के घर सामान डिलीवर करने पहुंचते हैं। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और हजारों लोगों को नौकरी दी, उन्हें सैलरी दे रहे हैं और ये लोग सामान डिलीवर कर रहे हैं। और ये डिलीवरी करने वाले लोग कौन हैं? राहुल गांधी को बेहतर पता होगा। ये डिलीवरी बॉय समाज के लगभग हर वर्ग से आते हैं, हर जाति से आते हैं।
और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बेहतर कारोबारी माहौल में ही अरबपति उभरते हैं, नए नए वेल्थ क्रिएटर उभरते हैं। और जब वेल्थ क्रिएट होता है यानी पैसा उपजता है तो वही अपने साथ नई नौकरियां भी उपजाता है, व्यापार के लिए नए मौके भी क्रिएट करता है। अब एक और तस्वीर देखिए। अक्सर दुनिया के जब विकसित देशों की बात होती है तो अमेरिका और चीन की बात होती है। पिछले कुछ सालों में चीन की रफ्तार तो अमेरिका से भी ज्यादा रही है, लेकिन यह लिस्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान ने चीन को मात देने की शुरुआत कर दी है। आज मुंबई में एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। पहले रुतबा चीन की राजधानी बीजिंग को हासिल था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में अरबपति 29% की रफ्तार से बढ़े हैं और चीन में अरबपति 25% की रफ्तार से कम हुए हैं। इस वजह से मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनके आगे की कहानी और दिलचस्प है। आज मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं और अरबपतियों के रहने के शहर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुंबई की रैंकिंग तीसरी है। तो 97 अरबपतियों के साथ लंदन दूसरे नंबर पर है और 119 बिलियनर्स के साथ अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर नंबर 1 है। यानी चीन के शहर पीछे छूट चुके हैं। लेकिन इस बदलती तस्वीर को देखने की नीयत आज बहुत सारे लोगों में नहीं दिखाई देगी आपको, पहले भी नहीं थी। आज कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश इसी लिस्ट को दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अरबपति राज ब्रिटिश राज से भी अधिक असमानता से भरा हुआ है। और इनके नेता राहुल गांधी दिन में 2 बार बोलते हैं कि मोदी जी गरीबों का पैसा लेकर अरबपतियों को बांट रहे हैं। अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों को दिए। अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए तो हम अगले 10 साल करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि देश में जो कोई भी अरबपति बनता है वो गलत तरीके से पैसे कमाकर अरबपति बनता है, या फिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये मानती है कि देश में अमीर बनने ही नहीं चाहिए। खैर, जिस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा लोगों की संपत्ति का हिसाब करने का और उसे बांटने का आइडिया बीच चुनाव में दे चुके हैं, वेल्थ क्रिएशन पर उस पार्टी का कोई विचार कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए, एक अपने आप में बड़ा सवाल। राहुल गांधी को मैं उनके परिवार के दोस्त रहे शाहरुख की भी कहानी याद दिलाना चाहता हूं। 1000 करोड़ के आसपास शाहरुख की संपत्ति है, लेकिन क्या जब दिल्ली, तो क्या उनके पास इतनी दौलत थी क्या? मैं सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। आज शाहरुख ने अपनी कामयाबी की बदौलत रेड 100 से ज्यादा दलित उद्यमी हैं, ऐसे हैं जिनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा है। आज कंपनियां स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बन रही है और इस देश के नौजवान रोज कामयाबी की नई नई कहानी लिख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए, वेल्थ क्रिएशन को सम्मान दिया जाए। अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के उद्योगपतियों को घसीटने की जो सोशलिस्ट जमाने की मानसिकता है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है आज। और अब देश का मूड मीटर में वक्त है आज की तीसरी बड़ी स्टोरी का। क्या धरती मर्दों से मुक्त होने वाली है? क्या धरती पूरी तरह से मर्दों से विहीन हो जाएगी? आखिर किससे हो गया है मर्दों के वजूद को बड़ा खतरा? क्या धरती पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ महिलाएं ही जन्म लेने वाली आने वाले दिनों में? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह सवाल यूं ही नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। बहरहाल हैरान कर देने वाली इन सवालों का मुकम्मल जवाब दिखाते हैं आपको हम कि ये किस तरह के प्रेडिक्शन है और क्या हो सकता है। अभी अगर देखा जाए तो दुनिया में आबादी के लिहाज से हर 100 महिला पर करीब 102 पुरुष हैं। अगर 1000 में उनका आंकड़ा देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 504 मर्द और 496 महिलाएं। अगर 1000 की आबादी में अगर देखेंगे तो ये रेशियो कुछ इस तरीके से है, पुरुष 504 और महिलाएं 496। लेकिन अभी जो नई रिसर्च और
नई रिपोर्ट जो आ रही है वो कह रही है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल जाएगी और आने वाले दिनों में इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। मर्द और औरत की इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर को फैक्टर हैं जो एक जेंडर तय करते हैं और ये पुरुष और मर्द इस दुनिया में आते कैसे। तो उसमें आपको समझने की जरूरत यह है कि कोई भी इंसान कैसा दिखेगा, उसका रूप गुण कैसा होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसके त्वचा का रंग कैसा होगा, वो बहुत सारी चीजों में उसका जो भी जैसा भी दिखता है, ये कैसे तय होता है, ये कौन तय करता है। और ये तय करते हैं आपके जीन्स। और ये जीन्स कहां होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोजोम्स पे। ये बायोलॉजी का बहुत छोटा सा अध्याय है जिसमें बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे। तो ये जो जीन्स क्रोमोजोम्स पे होते हैं। और क्रोमोजोम्स कहां से मिलते हैं? क्रोमोजोम्स आपको आपके मां बाप से मिलते हैं। तो हर इंसान में 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं। उसमें से 22 जोड़े क्रोमोजोम्स आपकी शारीरिक संरचना को तय करते हैं, लेकिन जो तीन जो आखिरी जोड़ा जो होता है, 23वां जो जोड़ा होता है क्रोमोजोम का, उसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहते हैं उसे? वो इसलिए कहते हैं, ये डीएनए की संरचना का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है यहां पे, लेकिन जो क्रोमोजोम है 23वां जोड़ा, उसे सेक्स क्रोमोजोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अगर किसी बच्चे में एक्स के रूप में पाया जाएगा तो उसका सेक्स जो है वो लड़की होगा, और अगर वो किसी बच्चे में XY के रूप में पाया जाएगा तो वो बच्चा बॉय होगा, लड़का होगा। अब आप देखिए, सो महिलाओं में एक सेक्स के रूप में जो 23वां जोड़ा पाया जाता है वो एक सेक्स के रूप में होता है, और पुरुषों में यानी कि आदमियों में XY के रूप में होता है। अब ये जो सारा मामला है वो इसी Y क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ है, और सारा खतरा इसी को लेकर, और इसी के वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस धरती पे मर्द खत्म हो जाए। असल में इंसानों में कोई पुरुष बनेगा या महिला, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्रोमोजोम्स तय करते हैं, और XY का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसी से सब कुछ तय होता है। और Y क्रोमोजोम अगर खत्म तो समझिए कि मर्द धरती से खत्म, और इसी Y क्रोमोजोम की वैलिडिटी खत्म होने का दावा किया जा रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज, जो कि दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल है, उसमें हैरान कर देने वाली स्टडी पब्लिश हुई, और उसके मुताबिक जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ ही इंसानों में Y क्रोमोजोम का आकार घटता जा रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और इससे पहले एक और प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में भी Y क्रोमोजोम के कमजोर होने की बात कही गई, और इसी बुनियाद पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं Y क्रोमोजोम यानी जो मर्द बनाने वाला क्रोमोजोम है वो विलुप्त तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये दावा कितना गंभीर है, और अगर ऐसा होता है तो उसमें कितना वक्त लगेगा। तो जर्नल में पब्लिश की गई जो स्टडी है उसके मुताबिक वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जिस तरह Y क्रोमोजोम का आकार घटता जा रहा है, उससे संभावना यह है कि एक दिन ये क्रोमोजोम पूरी तरह विलुप्त हो जाए और इस धरती पर पुरुष होना बंद हो जाएं। लेकिन खतरा तो यह भी है कि पुरुषों की आखिरी पीढ़ी के बाद पूरी मानव जाति का ही विनाश हो जाए, क्योंकि आबादी बढ़ाने के लिए मर्द और औरत दोनों होने चाहिए। तो धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीवों में समय के साथ साथ कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, और मानव के विकास की कहानी में भी इस तरह के बदलाव आप जानते होंगे कि जैसा कि कहा जाता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे, और समय के साथ साथ उसमें बदलाव हुआ और फिर वो इंसान के रूप में विकसित हुए। तो इस स्टडी को लेकर भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ मान रहे हैं कि Y क्रोमोजोम अनंत काल के लिए है, कभी खत्म नहीं होगा, तो कुछ का मानना है कि यह कुछ हजार सालों में ही गायब हो जाएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या पहले किसी दूसरे जीव के सामने ऐसा संकट आया है? जापान की एक यूनिवर्सिटी में चूहे पर एक रिसर्च किया गया, तो पता चला कि अगर एक क्रोमोजोम खत्म हो जाता है तो कोई दूसरा मेल स्पेसिफिक क्रोमोजोम उसकी जगह ले लेगा, यानी कि ऐसा क्रोमोजोम जो कि सिर्फ मेल जेंडर में होगा और जिसके जरिए मेल और फीमेल का जो सेक्स है वो तय होगा। अब फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में पब्लिश जो स्टडी है
उसकी तरफ अगर लौटिए तो अगर वो कहती है कि अगर वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की स्पीड जो दिखाई दे रही है उस हिसाब से देखें भी तो ऐसा होने में एक करोड़ साल लगेंगे, तब ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है कि वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो आज यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी की जो उम्र है वो 450 करोड़ साल है, तो 1 करोड़ साल उस हिसाब से, मतलब इंसानों की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बहुत लंबा अरसा है। इसलिए इसको लेकर जो चिंता है वो फौरी चिंता नहीं है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का कमजोर होना ये एक वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय जरूर है।